हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। यहाँ पर आपकी जो है बुक सेकंड चल रही है, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी किताब चल रही है। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पे अध्याय नंबर 6वां है। यहाँ पर हम जानेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। आज यहाँ पर हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है वो आती है यहाँ पर, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात कर लेते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं की। देखिए, आपने इससे पूर्ववर्ती अध्यायों में यह अध्ययन किया कि भाई भूपर्पटी की जो प्लेट्स हैं इनका संचलन कैसे होता है, कैसे भूकंप, ज्वालामुखी और ये सब जो प्रक्रिया हैं वो कैसे भूपर्पटी को निर्मित करती हैं। तो ये सब बातों का अध्ययन आपने पूर्व अध्याय में कर लिया था। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में फिर से रिपीट किया गया है और बताया गया है कि जो भूपर्पटी है उसके निर्माण में जो पहले आपने पढ़ा है इससे पूर्ववर्ती, भाई इन जरिए भूपर्पटी का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए खास करके भूपर्पटी का निर्माण होता है। उनमें भूपर्पटी के निर्माण में वो कौन कौन से बल, कौन कौन सी चीजें जो है वो उत्तरदायी होती हैं वो बताया गया है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बताई गई है कि भूपर्पटी एक हमारी जो है वो गत्यात्मक है। गत्यात्मक का मतलब ये है कि ये स्थिर रहने वाली नहीं है कि मानते हैं आज यहाँ पर उपजाऊ जमीन हो, जरूरी नहीं है वहाँ पर 10 साल बाद उपजाऊ जमीन हमें मिले। आज यहाँ पर कहीं भी पठार है, हल्का सा छोटा सा पहाड़ वगैरह है, जरूरी नहीं है आज यहाँ पे पहाड़ स्थित है तो 50 साल बाद वहाँ पे पहाड़ बना रहे। हो सकता है उसका दोहन करके उसे हटा दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि भूपर्पटी पे जो जो चीज़ें विद्यमान है वो गत्यात्मक हैं, स्थिर रहने वाली नहीं है। यानी कि चाहे मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो है हट जाएं या फिर प्रकृति के द्वारा हट जाएं, यानी कि स्थिर नहीं रहेंगी, वो गत्यात्मक हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसमें नोट कर लेना पहला पॉइंट इसमें कि भूपर्पटी के बारे में। यहाँ पर पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ये भूपर्पटी जो है आपकी वो गत्यात्मक है। ठीक है, यह देखिए ये जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दशाओं में संचालित होती रहती है। यानी कि ये कैसे कैसे संचालित होती रहती है, ये क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशाएं, क्षैतिज का मतलब इस तरह से और ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरह से संचालित होती रहती है। आपको पता होगा कि भूपर्पटी की जो मोटाई है वो सागरों में और आपके जो है सागरों के अलावा, यानी कि आपके मध्य यानी कि सागर है, सागरों के अलावा जो जमीन है, ठीक है, यानी कि आपके सागरों में उसकी मोटाई अलग है। इसके अलावा आपके जो भी आपके महाद्वीप है, महाद्वीपों पर मोटाई अलग है। ठीक है, पहाड़ों की तरफ अलग है मोटाई का स्तर। औसत में हम इसका मान लेते हैं लगभग 35 किलोमीटर मोटाई है इसकी। औसत में इसकी मोटाई मान लेते हैं भूपर्पटी की 35 किलोमीटर है, यानी औसत रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आगे नोट कर लेना यह क्षैतिज रूप से कैसे है इस दिशा में संचालित होती है। अब देखिए, ये यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी के भीतर जो सक्रिय आंतरिक बलों में जो पाया जाने वाला अंतर है वो पृथ्वी के बाह्य सतह को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक सतहों पर अंतर चलता है, यानी कहीं पर जो है ज्वालामुखी क्रियाएं अंदर चल रही हैं, कहीं पर प्लेटों का टकराव चल रहा है, तो वो सब चीजें किस लिए उत्तरदायी होती हैं, वो भूपर्पटी के ऊपर बनने वाली जो है निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण गलन पड़ने के फलस्वरूप ही तो हुआ। यानी कि दो प्लेटों का जब टकराव हुआ, दो प्लेटें एक दूसरे को जब ओवरराइड करने लगी, चढ़ने लगी, तब वहां गलन पड़ने से क्या हुआ, हिमालय का उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ वही बताया गया है यहाँ पर कि पृथ्वी के भीतर जो सक्रिय, यहाँ पर आप इसमें नोट कर लेना इसी में सब पाएं कि पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए ये उत्तरदायी है। ये नोट कर लेना इसका पहला सब पॉइंट। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है, ये तो आंतरिक बल की बात बताई गई है। दूसरे बल की बात बताई गई, दूसरा बल आपका क्या है, सूर्य। यानी आप जो सन, यानी कि जो आप सूर्य जिससे ऊष्मा लेते हैं, तो धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा जो प्रेरित बाह्य बल हैं इनसे अनवरत प्रभावित होता रहता है। यानी सूर्य की ऊष्मा के द्वारा आपके यहाँ तमाम तरह की जो जलवायु घटनाएं घटित होती हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे यहाँ जो है आईटीसीजेड हमारे यहाँ जब जुलाई के मौके पर, यानी कि आपके जून जुलाई के मौके पर मध्य गंगा के मैदान में स्थित होता है, तो वहां पर क्या होता है कि निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। क्यों स्थित होता है वो भी आप जानते हैं, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से होता है। और निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है तो उसे भरने के लिए जो है दक्षिणी गोलार्ध से जो है हवाएं चल पड़ती हैं, और हवाएं जब आती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, मानसून भी ले आती हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए डायरेक्ट रूप में, तो बाह्य रूप से अगर पानी की, यानी अगर हम देखें मानसून की उत्पत्ति हो रही है, तो मानसून की उत्पत्ति में भी सूर्य के ऊर्जा का ही योगदान है। यानी सूर्य अगर उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो आईटीसीजेड या निम्न दाब का क्षेत्र भी क्रिएट नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मानसून आ रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सूर्य
का योगदान है। यानी कुछ लोग अगर यहाँ पे कहेंगे कि सूर्य कैसे उत्तरदायी है, यहाँ पे तो तमाम कारक हैं, तो चाहे वो जलवायु संबंधी कारक हों, चाहे वो वायु संचरण के कारक हों, कोई भी कारक हो, उन सब में सूर्य का प्रत्यक्ष रूप से योगदान है, वो मैंने आपको बता दिया। यानी सूर्य अगर ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो आप जो निम्न अभिसरण क्षेत्र है या उच्च अभिसरण क्षेत्र है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। ऊपर नीचे जाने से निम्न अभिसरण और उच्च अभिसरण क्षेत्र क्रिएट होता है और वहां पर भरने के लिए वायु चल पड़ती है। अगर उच्च अभिसरण क्षेत्र है तो वहां से वायु चारों दिशाओं की फैल पड़ती है, ये बात आप जानते हैं। तो आप यहां पर हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं बाह्य जो कारक हैं, बाह्य बल हैं, तो उनको लगातार प्रभावित करता है। ठीक है, आपने यहां पर नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिपीट कर दी गई हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि बाह्य बलों को बहिर्जनिक और आंतरिक बलों को अंतर्जनिक कहते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इसी में अध्याय में आगे लिखेंगे, तो अभी यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि इसमें क्या है, रिपीटिशन हुआ है। इस चैप्टर में मोस्टली बहुत सारी फैक्ट जो है उनका रिपीटिशन किया है, तो ये वाली चीज़ें मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा, ये आपके अभी एंड में अभी आएंगी। अभी इसी में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे यहाँ पर आगे एक बात कही गई है कि धरातल पर जो अपर्दन होता है, यहाँ पर बताया गया कि धरातल पर जो अपर्दन होता है तो अपर्दन के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो अपर्दन की क्रिया हो रही है, अपर्दन की क्रिया से क्या हो रहा है, अपर्दन की क्रिया से जो हमारे यहाँ जो चट्टाने वगैरह हैं वो टूट फूट रही है या चट्टानों की जो मोटाई है या चट्टानों की ऊपरी परत हट जा रही है, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, उससे जो उच्चावच है, आपकी जो तुंगता टाइप जो होता है उच्चावच ये वाला, इसमें अंतर कम हो रहा है। यानी मान लीजिए ये ऊपर वाला हिस्सा इसका जो है कट छट गया, ठीक है, कट छटने के बाद क्या हुआ कि इसकी तरह लेवल में आ गया ये वाला हिस्सा भी, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये तल संतुलन का कार्य तो कर रहा है ये, ठीक है, वो बात यहाँ पे कही गई है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि सामान्यतः आपके अंतर्जनित बल हैं ये मूल रूप से भू आकृति के निर्माण करने वाले बल हैं, और बहिर्जनिक बल जो है वो प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण वाले बल होते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अंतर्जनित जो भी बल लगते हैं उनसे क्या होता है, आपके जैसे आप देख रहे होंगे धरातल का निर्माण हो रहा है, यानी आपने देखा हमारे महाद्वीप कैसे अलग हुए और अलग होने के उपरांत कैसे एक दूसरे से टकराने के उपरांत जब महाद्वीपों की प्लेटें आपस में टकराई उनके उपरांत नई संरचनाएं भी बनी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई अंतर्जनित बलों की वजह से क्या हो रहा है कि भू आकृतियों का निर्माण हो रहा है। अब वहीं बात करें बहिर्जनिक प्रक्रियाओं की। देखिए बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में आप सब जानते हैं क्या क्या आती हैं, मानवीय क्रियाकलाप आते हैं, प्राकृत के द्वारा जो जलवायु जो क्रियाकलाप होते हैं वो सारे आते हैं इसमें। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो बहिर्जनिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो बहिर्जनिक क्रिया क्या करती हैं, आपके ऊपर जो धरातल पर मौजूद चट्टान है चट्टानों का विघर्षण करती हैं, यानी उनका कहीं ना कहीं दोहन करती हैं, उनकी जो मोटाई वगैरह है उनके ऊपर से ऊपरी परत को हटा देती हैं। ये आपने देखा होगा, यानी ऊपरी परत अगर लगातार कहीं बारिश हो और लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है तो उपजाऊ मृदा की परत का हिनाश हो जाता है, क्षरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है, जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। ये आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये सब चीज़ें वही सब रिपीट की गई हैं कि भाई किस तरह से मानव ने संसाधनों का दोहन किया, मानव खेती करता है तो खेती के जरिए तमाम धरातलों का उसने विनाश किया है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई नया नहीं है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चुनिंदा बातों पर। अब बात करते हैं यहाँ पर अगली इस हेडिंग की। इसमें यहाँ पर अगली हेडिंग है आपकी भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये हम जानेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती क्या हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है कि भाई धरातल के पदार्थों पर जो अंतर्जनित और जो बहिर्जनिक बल लगते हैं इनके द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के जो कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन होता है उसे हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। यानी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्जनिक यानी आपके धरातल पर अंतर्जनित बल हों या फिर बहिर्जनिक बल हों तो उनके भौतिक दबाव से जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके उपरांत भूतल का जो ऊपर वाला पटल है इसमें परिवर्तन आ जाता है, उसको हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे पहले पॉइंट में लिख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कुछ भूआकृतिक प्रक्रियाओं का जिक्र भी किया गया है, जैसे पटल विरूपण है, ज्वालामुखीता है, ये कुछ भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं। बृहद क्षरण है, ये अभी आगे हम इसमें देखते जाएंगे चैप्टर में। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसमें अगली बात कही गई है कि प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व में आपको पता होगा जैसे जल हुआ, हिम हुआ, ये सब क्या बहिर्जनिक तत्व हैं। तो बहिर्जनिक तत्व जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको भू आकृतिक कारक कहा जाता है। यानी कि चाहे बहिर्जनिक तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं आपके, जैसे जल ग्रहण हुआ, ठीक है, यानी जल हुआ, हिम हुआ, यानी कि हिम होता है, ठीक है, वायु चल रही है, तो
तो ये सब क्या है, ये आपके धरातल के भू आकृतिक कारक हैं, बाहरी कारक हैं, जिनके जरिए किसका है, आपके धरातल का विघर्षण होता है, यानी विनाश होता है, क्षरण होता है। ठीक है, तो आप इसमें नोट कर लेना, ये इन्हें भू आकृतिक कारक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बताया गया है, कुछ चीजें और बताई गई हैं। अब हमारे यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे बल भी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे धरातल का निर्माणकारी बल भी कहे जाते हैं और विघटनकारी बल भी कहे जाते हैं। इनमें देखिए कुछ बलों का जिक्र जो किया गया है उसमें आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी भूमिका यहाँ पे अहम बताई गई है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से उपयोगी है वो भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ जो प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है वो प्रक्रियाएं भी आपको अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल और इनके उपरांत जो होने वाले परिणाम है उनमें आपको सबको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है भू आकृतिक परिणामों के लिए, भू आकृतिक कारकों में सबसे बड़ा जो योगदान बताया गया है वो गुरुत्वाकर्षण बल का बताया गया है। कुछ अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल बताए गए हैं जिनके जरिए जो है आपके धरातल पर हलचल उत्पन्न होती है, जब आपके भूपर्वटी का निर्माण होता है, तो उनके बारे में बताया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है वो बात आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर गिरती है तो वो नीचे धरातल पे आती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो पहाड़, पठार, पर्वत जो वगैरह जो भी होते हैं, तो इनसे कोई भी चट्टानें या इनसे कोई भी चीजें टूटती हैं तो कहाँ आती हैं, नीचे, यानी कि ढाल के सारी नीचे तक उतर आती हैं। और वो नीचे जब आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, उससे धरातल का निर्माण ही होता है। आपने देखा होगा तमाम जो नदियां वगैरह हैं वो पहाड़ों वगैरह में से निकलती हैं, ग्लेशियरों में से निकलती हैं, तो अपने साथ क्या होती हैं, चट्टानों के जो महत्वपूर्ण जो होता है मलबा, कटाव जो होता है, अपने साथ बहा लाती हैं और उन्हें नीचे की तरफ आके निक्षेपित कर देती हैं। उससे हमारा क्या होता है, मैदान जो उपजाऊ हो जाता है, वहां पर उपजाऊ खेती हम करते हैं। तो हो क्यों रहा है, इसके पीछे जो बल कार्यरत है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या वो चीजें निक्षेपित होकर, यानी कटाव होकर, अपरदन होकर वो उनका निक्षेपण हो पाता, नहीं हो पाता। अपरदन तभी तो हुआ जब गुरुत्वाकर्षण बल लगा। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई चीज यहां से आकर यहां तक पहुंची, यानी यहां से आकर और यहां तक पहुंची। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेरक है, प्रेरक बल है, तो वो बात यहां पे बताई गई है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर कि गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है, स्ट्रेस भी डालता है। ठीक है, यानी गतिशील पदार्थों को सक्रिय तो बनाता ही बनाता है, इसके अलावा धातु के पदार्थों पर ये दबाव भी डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि भाई अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल भी होते हैं कुछ, जैसे यहाँ पर लहरें हैं, ज्वार भाटा जनित धाराएं हैं। ठीक है, तो इनको ये क्रियाशील बनाता है, यानी अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक बल प्रतिबल क्या करता है, वो लहरों को, ज्वार भाटा को, ठीक है, इनके द्वारा होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, इनके द्वारा होने वाली जो क्रियाशीलता है उनको क्रियाशील बनाता है। आप जानते हैं कि जो अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक बल का नाम क्यों दिया गया, ज्वार भाटा क्यों आते हैं, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, नहीं चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा की वजह से आते हैं, चंद्रमा की तरफ से जो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो बहुत हैवी वाला लगता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपने पढ़ा होगा, 90 डिग्री एंगल पर पहुंच जाते हैं, यानी एक तरफ पृथ्वी, एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ सूर्य। ठीक है, तो भी आपने वो पढ़ा था, यानी नहीं पढ़ा हो तो आने वाले जो चैप्टर है उनमें आपको देखने को मिलेगा ये। तो इसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब जो क्रियाएं कहीं ना कहीं ये गुरुत्वाकर्षण बल से ही हो रही हैं। इन्हें अप्रत्यक्ष इसलिए बोला है क्योंकि धरातल पर घटित नहीं हो रही हैं, धरातल के बाहर के ग्रह हैं उनकी गुरुत्वाकर्षण बल से हो रही हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष लगाया वर्ड यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना कि अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है, ये लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल जो है या फिर ढाल प्रवणता जो है, यानी ढाल जो आप स्लोप टाइप होता है ढालों पर, इसके बिना गतिशीलता संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि अपरदन निक्षेपण के लिए ये गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल प्रवणता होना बहुत जरूरी है। अगर ढाल प्रवणता नहीं है, इस तरह का ढाल नहीं है किसी चीज का, तो वहां से उसका अपरदन या निक्षेपण, ठीक है, या परिवहन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पर आप इसी में लिख लेना, थर्ड पॉइंट आप लिख लेना कि गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन निक्षेपण भी नहीं होगा। ठीक है, इसी में सब पॉइंट। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो संचलन की जो क्रियाएं, यानी अपरदन के उपरांत जो निक्षेपण होता है वो सब नहीं हो पाएंगी। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि भाई यहाँ से कोई, मान लो कोई पदार्थ टूटा,
ठीक है, यहाँ से कोई मतलब पिंड, यहाँ से कोई या फिर पहाड़ का भी टुकड़ा टूटा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होता तो क्या वो नीचे आ पाता? नहीं आ पाता। ठीक है, यानी वो वहीं के वहीं टिका रहता। गुरुत्वाकर्षण बल था तभी जो कुछ टूट फूट होती है वो सब पदार्थ जो होते हैं वो नदियों के जरिए, वायु के जरिए वो सब बहाकर लाए जाते हैं और बहाकर लाने के उपरांत वो निक्षेपित कर दिए जाते हैं। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का अहम योगदान होता है। ठीक है, तो ये आपने जान ली। अब देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया है, भूआकृतिक प्रक्रिया, उनमें पहली प्रक्रिया आपकी आती है अंतर्जनित प्रक्रिया, जिनके जरिए हमारे धरातल का निर्माण हो रहा है। उनमें सबसे पहली प्रक्रिया है अंतर्जनित प्रक्रियाएं। ठीक है, पहली हेडिंग इसमें डाल लेना, अंतर्जनित प्रक्रियाएं यानी एंडोजेनिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करें ये अंतर्जनित प्रक्रियाओं की। देखिए ये जो है ये पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा जो है, ठीक है, वो भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। यहां पर पहला पॉइंट नोट कर लेना, यानी पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो भूआकृतिक प्रक्रियाएं इनके लिए पहला प्रमुख बल स्रोत होती है। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है कैसे कैसे उत्पन्न होती है बताया गया है। ये ऊर्जा अधिकांश से रेडियोधर्मी क्रियाओं यानी रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन या क्रियाएं होती हैं, या फिर घूर्णन और ज्वारीय घर्षण जो होता है इनकी वजह से और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा के द्वारा ये उत्पन्न होती हैं। ये सब जो, ठीक है, ये सब जो बल उत्पन्न कहाँ से होते हैं बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा जो है रेडियोधर्मी जो क्रियाएं संचालित होती हैं आपके तरल मैग्मा में, उसके द्वारा, घूर्णन और ज्वारीय घर्षण के द्वारा। इसके अलावा यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्ण करती है, ये आपको पता ही होगा। ज्वारीय घर्षण का मतलब है जो ज्वारीय बल लगते हैं आपके महासागरों वगैरह में, उसके बारे में बताया गया है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी जो ऊष्मा है, यानी जो प्लेट विवर्तनिकी वाला जो सिद्धांत है, इसके जरिए ऊष्मा निकलती है बाहर, ठीक है, भूकंप के माध्यम से। तो उन सब के जरिए हमें ये ऊष्मा, हमें बल ये बाहर प्राप्त होते हैं। वो बात यहाँ पे बताई गई है। ये पहले का आपने सब पॉइंट लिख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो भूपर्पटी है आपकी, जो भूपर्पटी के बारे में बताया गया है, तो भूपर्पटी की जो मोटाई है, ठीक है, वो एक जैसी नहीं है। ये बात आपने देखी भी थी कि कहीं पर महासागरों में 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों पर अगर देखा जाए इसकी मोटाई 30 से लेकर 80 तक मिलेगी। यानी कि आप अगर देखें इसका जो आपके पहाड़ हैं हिमालयन रेंज, तो हिमालयन रेंज में 70 से लेकर 85 के मध्य इसकी मोटाई। तो यानी इसकी जो भूपर्पटी, इसकी मोटाई और दृढ़ता एक जैसी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो लगने वाले अंतर्जनित बल हैं, एंडोजेनिक बल हैं, उनकी प्रक्रिया भी सेम नहीं है। यानी कहीं पर बलों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कहीं पर जो अंतर्जनित बल हैं वो कम पर लग पा रहे हैं। ठीक है, यानी समतल मैदान है, समतल मैदान में बल नहीं लग रहे हैं, वहीं कहीं पर भ्रंश है, ठीक है, यानी प्लेटें कहीं लॉक हैं तो वहाँ पर भूकंप वगैरह भी आ रहे हैं, बल भी लग रहे हैं। हिमालयन रीजन है कहीं, यानी पहाड़ी क्षेत्र है कहीं, तो वहाँ पर भी बल लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में लिख लेना आप, भूपर्पटी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण जो अंतर्जनित बल हैं इनके कार्य समान नहीं होते। ये आपने सेकेंड पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप एक बात यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड पॉइंट आपकी जो थर्ड पॉइंट है वो एक्चुअली इसमें नहीं है, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर। देखिए थर्ड पॉइंट है यहां पर, सॉरी ऊपर है, ये ऊपर वाला है, वो मैंने नोट कर लिया था अपने नोटबुक में, लेकिन यहां पर मुझे दिखाई नहीं दिया। ये है थर्ड पॉइंट आपका, भूतापीय प्रवणता जो है, यानी भूतापीय जो प्रवणता अंदर से निकल रही है और अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। यानी कि जो अंदर से निकलने वाली ऊर्जा है, यानी अंदर से जो प्रवणता वाली ऊर्जा निकलती है धरती के अंदर से, वो क्या क्या करती है, वो तो एक पटल विरूपण का कार्य करती है और एक ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। यानी ज्वालामुखी क्रियाएं जो भी संचालित होती हैं आपके धरातल पर, उन सबको ये प्रेरित करती है। पटल विरूपण आप जानते होंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी है प्रीवियस अध्याय में, तो उसे आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से पटल विरूपण होता है। पटल विरूपण के उपरांत किस तरह से शिलाकृतियों का निर्माण हुआ था वहां पर, यानी कि दो जब प्लेटें टकरा दी हैं तो किस तरह से वहां पर भ्रंश उत्पन्न होते हैं, भ्रंशों की जगह बलन पड़ने से क्या क्या निर्माण होता है, वो सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो बातें रिपीट करने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ये थर्ड पॉइंट में लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी किताब है, यहाँ किताब में इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि भाई ये चीजें हैं कि इनके जरिए ये चीजें घटित होती हैं। अब यहाँ पर हम इसे सिस्टमेटिक वे में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर इन्हें पृथ्वी की हलचलें बोला जाता है। यानी जो जो क्रियाएं आप देख रहे हैं, पटल विरूपण हो या ज्वालामुखीताएं हैं, ये पृथ्वी की हलचलें बोली जाती हैं, जिनके जरिए आपके धरातल का निर्माण होता है, यानी अंतर्जनित हलचलें बोली जाती हैं ये। तो यहाँ पर ऐसे करके एरो लगा के लिख लेना कि पृथ्वी की हलचलों को बल की तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली हलचलें हैं अंतर्जनित क्रियाओं के जरिए, तो उनको हम बल की तीव्रता के आधार पर इन हलचलों को दो भागों में इन्हें बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका पहला भाग है, पहला भाग हम देखेंगे नीचे से, यानी आकस्मिक संचलन, यानी ज्वालामुखीता जो है वो आकस्मिक संचलन में आता है।
यानी कि जो ज्वालामुखिता वाला जो पहला पोर्शन यहाँ पर है, यानी पहली सब हेडिंग यहाँ पे पड़ेगी आपकी, ठीक है, इसी में ही आपकी अंतर्जनिक बलों में ये आप लिख लेना, इसमें आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन, आकस्मिक संचलन का मतलब ये है कि भाई भूकंप जो है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है कब आने वाला है, इसका जो है पूर्वानुमान लगाना भी संभव नहीं है, तो इसे आकस्मिक संचलन के तहत रखा गया है। यानी ज्वालामुखिता वाली जो क्रिया है इसको आकस्मिक संचलन के तहत रखा गया है, ठीक है। यानी पृथ्वी की जो हलचलें होती हैं, हलचलों को बल तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा है, तो उसमें पहला भाग जो है इसका आकस्मिक संचलन है। अंतर्जनित बलों से निकलने वाली पहली जो हलचल है वो आकस्मिक संचलन है, ठीक है। अब देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं इनसे उत्पन्न जो अधिक तीव्रता वाले बल हैं इनकी कारण क्या होता है कि इनके कारण जो संकुचन होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला जो आकस्मिक बल है उसके कारण जो धरातल पर संकुचन होता है, तो उस संकुचन को यहाँ पर आकस्मिक संचलन कहा गया है। जैसे भूकंप की क्रियाएं हुई, सुनामी हुआ, ज्वालामुखी हुआ, वो आकस्मिक संचलन के ही भाग हैं। यानी आकस्मिक संचलन किसी को कहकर या बताकर नहीं होता है, अचानक से होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें लिख लेना है, इसी में पहला पॉइंट कि पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को आकस्मिक संचलन कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया आदि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आकस्मिक संचलन की खास बात क्या है कि इसके प्रभाव से जनधन की हानि होती है, ठीक है। यानी कि इसके प्रभाव से जनधन की हानि होने की संभावना भी अधिक होती है। यानी जो आकस्मिक संचलन बल होते हैं, अंतर्जनित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो आकस्मिक संचलन बल निकलते हैं उनसे जनधन की एक विशाल हानि होती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की हानि होती है, मानव संपदा की हानि होती है, वो बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अब देखिए इसी में ही आकस्मिक संचलन में एक ज्वालामुखिता बताया गया है, वोल्केनिज्म। ये होता क्या है? अब देखिए इसमें बताया गया है ज्वालामुखिता में कि ज्वालामुखिता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। ज्वालामुखिता का मतलब ये होता है कि अचानक से धरातल पर तमाम ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं, ठीक है, और उनसे जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है, और उनका स्वरूप बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण हो जाता है, तो वो ज्वालामुखिता कहा जाता है उस शब्द को, ठीक है, उसे ज्वालामुखिता कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी से उपरांत होने वाला निर्माण जो है उसको हम ज्वालामुखिता के रूप में जानते हैं, और ये भी एक आकस्मिक संचलन ही है, ठीक है। तो आपने आकस्मिक संचलन देख लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं अगला संचलन जो है वो पटल विरूपण संचलन है। यानी अगला संचलन जो है आपका अंतर्जनित बलों में अगला संचलन जो है ये आप इसमें जान लेना, सेकंड सब हेडिंग ये है पटल विरूपण, ठीक है। ये होता क्या है? देखिए पटल विरूपण के बारे में आप जान चुके हैं कि प्लेटें निरंतर गतिमान होती हैं, यानी प्लेटें जो हैं निरंतर गतिमान हैं, ठीक है, और प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराती रहती हैं, ठीक है। टकराने के उपरांत जो है उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं निर्माणकारी कार्य करता रहता है, और प्लेटों की जो गति है, प्लेटों की गति इतनी मंद होती है कि आपको एहसास भी नहीं होता, आभास भी नहीं होता, ठीक है। यानी प्लेटों आपने कभी महसूस किया कि प्लेटें खिसक रही हैं, प्लेटें बढ़ रही हैं? कभी एहसास नहीं होता है। यानी प्लेटों की गति का कभी किसी को एहसास नहीं होता है, कभी किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पहली बात आप पहला पॉइंट में नोट कर लेना, ये कम तीव्रता वाले बल के कारण जो पृथ्वी पर होने वाले संचलन को हम पटल विरूपण संचलन कहते हैं। यानी कि ये कम तीव्रता वाले बल होते हैं और पृथ्वी पर इनकी वजह से संचलन होता है, इसको हम पटल विरूपण संचलन कहते हैं, ठीक है। देखिए ये इतना धीमा होता है, इतना धीरे धीरे होता है कि मनुष्य को इसका आभास भी नहीं होता, और इसका प्रभाव हमें हाल के संदर्भ में नहीं दिखता है, इसका प्रभाव हमें दीर्घ काल में नजर आता है, ठीक है। तो आपने पॉइंट लिख लिया होगा, कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलन को पटल विरूपण संचलन कहते हैं। इसी में सब पॉइंट, यह इतना धीरे धीरे होता है कि मनुष्य को इसका आभास भी नहीं होता, और इसका प्रभाव जो होता है वो दीर्घ काल में नजर आता है। यानी पटल विरूपण का प्रभाव हाल के संदर्भ में नजर नहीं आता है, हजारों साल के बाद आपको नजर आएगा, ठीक है। इतना धीमे होता है ये, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में भी बहुत सारी चीजें जो है बाद के पोर्शन से रख दी हैं, पहले पोर्शन से नहीं रखी हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कि सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं ये सब पटल विरूपण के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कि जो सभी प्रक्रियाएं पृथ्वी के जो भूपटल है यानी भूपर्पटी इसका निर्माण कर रही हैं वो सब प्रक्रियाएं पटल विरूपण के अंतर्गत ही आती हैं। ये आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं वो बताया गया, इनमें कौन कौन सम्मिलित हैं वो बताया गया है। पहला है यहाँ पर देखिए, इसमें शॉर्ट में लिखवा दूंगा, पहला सब पॉइंट इसी में सेकंड का, ठीक है। इसमें है बलन के माध्यम से पर्वत निर्माण है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट में यहाँ बताया गया है कि उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना है यहाँ पर, ठीक है। महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, यानी उत्थापन कहीं हो रहा है या कहीं टूट फूट हो रही है, उनसे महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है, वो प्रक्रियाएं होती हैं पटल विरूपण की वजह से। इसके अलावा थर्ड में बताया गया है आपका
ठीक है, कि अपेक्षाकृत यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि छोटे स्थानीय संचलन के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चौथी प्रक्रिया बताई गई है कि परपटी के जो क्षैतिज यानी परपटी के क्षैतिज संचलन करने से प्लेट विवर्तनकी की भूमिका यहाँ पे बताई गई है। यानी जब जो है प्लेटें जो है क्षैतिज दिशा में यानी इस तरह से मूवमेंट करती हैं, इस तरह से मूवमेंट करती हैं, तो उसे प्लेट विवर्तनकी के रूप में जानते हैं। तो ये सब पटल विरूपण वाले बल हैं। पटल विरूपण के उपरांत होने वाले उनके जो है क्रियाकलाप हैं, जो 4 क्रियाकलाप बताए गए हैं, और इनसे ही आपके भूपरपटी का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। देखिए, ये सब क्रियाएं तो थी आपकी, ये जो क्रियाएं आपने देखी ये आपकी अंतर्जनित प्रक्रियाएं थी। क्या पटल विरूपण बल हो या आकस्मिक जो संचलन हो, ये आपकी अंतर्जनित प्रक्रियाओं के तहत आती हैं। तो आपने अंतर्जनित के अंतर्गत 2 सब हेडिंग थी वो आपने नोट डाउन कर ली है। अब अगली जो हेडिंग है आपकी, ये है आपकी हेडिंग बहिर्जनिक प्रक्रियाएं यानी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये क्या होती हैं ये आप देखेंगे। यानी सेकंड सब हेडिंग आपकी जो है ये है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस। ये क्या होती हैं ये आप अभी अब देखेंगे, एक्सोजेनिक प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसा कि आपने देखा कि हमने पहले ही ऊपर पढ़ लिया था कि जो सतह पर कोई भी क्रियाकलाप हो रहे हैं तो उन सब में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो उत्तरदायी होती है, चाहे वो जलवायु के संदर्भ में हो, वायु संचरण के संदर्भ में हो, हिमानी के संदर्भ में हो, ठीक है, वर्षा के संदर्भ में हो, सभी में सूर्य का हाथ है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको इसकी व्याख्या भी दे दी किस तरह से सूर्य ने प्रभावित करता है। तो यहाँ पर वो बात आप पहले ही ऊपर लिख चुके हैं, वैसे तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन आप बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में स्पेशली इस बात को लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। ठीक है, कि ये प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। ठीक है, यानी अंतर्जनित कारक हैं, उनके फूटने से जो प्रवणता मिलती है, उनके फूटने से जो बाहर के जो है माहौल तैयार होता है, उसके जरिए बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को शक्ति मिलती है। ठीक है, अब देखिए बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में वही 2 चीजें फिर से आ गई हैं, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर आ गया है और ढलान वाला प्रोसेस। यानी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं कब पॉसिबल हो पाती हैं, जब गुरुत्वाकर्षण बल हो और दूसरी बात वो ढलान वाला कॉन्सेप्ट हो, तभी ये प्रक्रियाएं पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो कॉन्सेप्ट था ऑलरेडी आप स्टार्टिंग में ही लिख चुके हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो कॉन्सेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल और ढालयुक्त सतह वाला वो जो है कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर आपने पहले ही लिख लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने वही चीज़ बताई कि इसमें एनसीईआरटी वाली इस किताब में रिपीटिशन ज़्यादा हुआ है। मैंने वहाँ पर शुरुआत में जो था वो शुरुआत में लिखवा दिया है, कायदा ये कहता था वो वाला यहाँ पे आता है पोर्शन, लेकिन वहाँ पर हमने लिखवा दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख लेना यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण बल और ढालयुक्त सतह। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लेना, ढालयुक्त सतह पदार्थ को संचालित करता है या पदार्थ को संचालित करते हैं। ठीक है, ये आप सेकंड पॉइंट में लिख लेना। इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, इसी में पहला सब पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि ठोस पदार्थ में प्रतिबल यानी स्ट्रेस और धक्का और खिंचाव यानी पुश एंड पुल से जो है उत्पन्न होता है। यानी ठोस पदार्थ में प्रतिबल है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो बताया गया है कि ठोस पदार्थ में प्रतिबल जो होता है वो धक्का या खिंचाव से उत्पन्न होता है। यानी कहीं धक्का लगता है, ये धक्का कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के उपरांत क्या होता है, धरातल में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होने से क्या होता है, जो बाहर की सतह हैं टूट फूट जाती हैं। ठीक है, उनमें मूवमेंट होता है, यानी कोई पहाड़ी सतह है, पहाड़ी पर कोई जमा हुआ पत्थर है वो हिलने लगेगा, हिलने के उपरांत क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से क्या होगा, मान लीजिए कोई स्लोप है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई स्लोप है, इस तरह का पहाड़ी स्लोप है। ठीक है, यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है, अब मान लीजिए अचानक से कंपन होता है, अचानक से कंपन होता है, कंपन होने से क्या हो गया, ये पत्थर हिलने लगा, हिलने से क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर आएगा, ऊपर से ढाल भी है, दोनों ही चीजें हैं, तो धीरे धीरे करके ये लुढ़कता उड़कता नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि ठोस पदार्थ में जो प्रतिबल है, ठीक है, स्ट्रेस, धक्का और खिंचाव, ये प्रतिबल जो है धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है, धक्का लग रहा है और खिंचाव हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसमें आपने नोट कर लिया होगा, और इसी में लिख लेना कि यही प्रतिबल सैलों और धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। यानी ये जो प्रतिबल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल और ढालयुक्त सतह की वजह से, ये क्या करता है, ये आपके जो धरातल पर मौजूद शैलें हैं, धरातल पर मौजूद चट्टानें हैं, इनको तोड़ देता है, इनको तोड़ देता है। आपने देखा होगा तमाम पहाड़ों को तोड़ने के उपरांत, आप देखते होंगे तोड़ने के उपरांत या उनके जो कट छट जाने के उपरांत उनके जो अवयव होते हैं मृदा में मिल जाते हैं और मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या ढालयुक्त सतह होती है, उन पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर टूटते नीचे तक आते हैं, तो रवादार बन जाते हैं। रवादार बनने की वजह से धरातल पर मौजूद सतह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ की मिट्टी हो जाती है उपजाऊ हो जाती है। ये सब प्रोसेस आपने देखी होगी और मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, तो आप ये भूलना मत यहाँ पर।
ठीक है, ये आपने यहाँ पर सेकंड का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया है। सेकंड का सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर आपका कि प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को हम यहाँ पर प्रतिबल कहते हैं। यानी प्रतिबल होता क्या है कि एक इकाई क्षेत्र में जो बल लग रहा है उसको हम प्रतिबल कहते हैं। ये फिजिक्स की भाषा है और यहाँ पर ये फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। देखिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप जो बहिर्जनिक बल वाली प्रक्रिया है वो भी आप समझ में नहीं आएगी कि ये प्रतिबल हो क्या रहा है, ये लग क्यों रहा है, क्यों लगने का रीजन क्या है। मैंने आपको एग्जांपल जो बताया, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना, और रिवाइंड के उपरांत मैंने ये जो प्रोसेस बताई है पहाड़ वाली, इस प्रोसेस से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रतिबल होता क्या है। हल्का सा कंपन हुआ तो क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा कंपन होने से यहाँ पर प्रतिबल स्टार्ट हो गया, स्ट्रेस एकदम स्टार्ट हो गया, यहाँ पर धक्का भी लगा, खिंचाव भी उत्पन्न हुआ इसमें, तो एकदम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की ओर ढलान पर आने चलने लगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपने लिख ली है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभाव, जो के प्रभाव में कुछ पदार्थ प्रभावित रहते हैं धरातल पर, इसके अलावा कुछ और बल भी हैं जिसके जरिए कुछ पदार्थ आपके धरातल पर प्रभावित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना इसी में, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट के धरातल के पदार्थ, सेकंड का थर्ड सब पॉइंट आएगा, सॉरी एक सेकंड का थर्ड सब पॉइंट आएगा कि धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबल भी लगता है, इनसे भी प्रभावित होते हैं। और आणविक प्रतिबल की वजह से क्या होता है, तापमान में परिवर्तन, जैसे क्रिस्टलन यानी पदार्थों का छोटे छोटे समूह में विभक्त होना क्रिस्टलन, ठीक है, और पिघलना, इनके द्वारा भी ये उत्पन्न होते हैं। यानी इन्हें आणविक प्रतिबल बोला जाता है। आणविक का मतलब होता है इनके अणुओं का विखंडन होना। ठीक है, यानी अणु विखंडित हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपरदन के उपरांत क्या होता है, अणुओं का विखंडन हो जाता है, ऊपरी सतह कट छट जाती है, तो वो बताया गया ये आणविक प्रतिबल है। ठीक है, यानी छोटे छोटे अणुओं के मत लगने वाला प्रतिबल है, इसे आणविक प्रतिबल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये सब ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़े होंगे, आणविक प्रतिबल वगैरह ये सब पढ़ के आए होंगे, मेरा मानना यहाँ तक ये है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धरातल के जो पदार्थ हैं, यहाँ पे बाद में व्याख्या दे दी गई है इसकी कि धरातल के पदार्थों में जो स्ट्रेस है, प्रतिबल है, प्रतिबल पिंडों के विकास के अपक्षय, उनके क्षरण में, संचलन में, अपरदन में, ये उसका मूल योगदान है। यानी मैंने आपको एग्जांपल जो फिर से दिया और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो धरातल के पदार्थ हैं और पदार्थों के पिंडों में प्रतिबल का विकास है, ये अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन और निक्षेपण का मूल कारण है। यानी कि ये मूल कारण है। यानी कि मान लीजिए, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहाड़ी है, पहाड़ी स्थिर है, अब वहाँ पे अचानक से अंतर्जनित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भूकंप उत्पन्न हुआ। भूकंप उत्पन्न होने से क्या होगा, इसकी सतही चट्टानें वगैरह होने खिसकना स्टार्ट कर देंगी। ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल तो मौजूद रहता ही है, ढलान भी है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, पदार्थ यहाँ से ढरकते चले जाएंगे, एकदम स्लोप पे एकदम ढरकते चले जाएंगे, दौड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, रोटेट होते हुए चले जाएंगे। तो रोटेट होते हुए जाएंगे तो हो सकता है क्या होगा, जब टकराएंगे दूसरे पदार्थों से तो टूट फूट भी जाएंगे। ये चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बातें होंगी। और साथ में ही यहाँ से अगर कोई नदी वगैरह या नहर वगैरह या फिर वर्षा जल वगैरह हो रहा है तो उनके साथ भी पदार्थ उनमें घुल जाएंगे, घुल मिलकर जो है नीचे धरातल तक आ जाएंगे। ठीक है, और धरातल पर आने के उपरांत ये क्या होंगे, अपरदित होकर निक्षेपित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स में के बाद इसमें प्रतिबल जो लग रहा है, यानी इसमें कुछ भी प्रतिबल लग रहा है जिसकी वजह से इसमें संचलन यानी मूवमेंट हो रही है, उस प्रतिबल की वजह से प्रक्रियाएं ये संचालित हो पा रही हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया था सेकंड का चौथा सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बताया गया है, इसमें यहां पर अगला पॉइंट यहाँ पर है आपका थर्ड पॉइंट। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपके यहाँ हर जगह पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं आपकी धरती पर। यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। ठीक है, तो आपने ये सब जो प्रक्रियाएं, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, ये भी भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि आपने देखा होगा जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ की चट्टानें बहुत ही ज़्यादा चिकनी हो, वहाँ की चट्टानें बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरी रहती हैं। ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल सूखा रहता है वहाँ पर कुछ जो स्थलाकृतियाँ हैं वो अलग टाइप की मिलेंगी आपको। ठीक है, तो यानी धरातल पर जो विभिन्न प्रकार के जो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो भिन्न भिन्न देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपने थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं इन्हें अनाच्छादन, ठीक है, यानी कि अनाच्छादन का मतलब होता है ऊपर से अपर्दन करना, हटा देना। अनाच्छादित का मतलब होता है ऊपर से हटा देना। ठीक है, तो इनके अंतर्गत रखा जाता है। यानी जो कोई भी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं धरातल पे संपन्न होती हैं उनके जरिए क्या होता है, जो आपकी भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी को वो चीजें हटा देती हैं, भूपरपट्टी के ऊपर से उस चीज का आवरण हटा देती हैं। ठीक है, तो इन्हें अनाच्छादन प्रक्रियाओं के तहत रखा जाता है। तो आप चौथा पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को, ठीक है, अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। अनाच्छादन का मतलब आप समझ गए होंगे कि भूपरपट्टी के ऊपर मौजूद जो परत है इसको ये हटा देती हैं, अपरदित कर देती हैं, तोड़ फोड़ देती हैं, तो इसके अंतर्गत इसे रखा जाता है बहिर्जनिक प्रक्रिया। बहिर्जनिक प्रक्रिया चाहे कोई भी हो, हवा चलती हो
या फिर वर्षा का जल हो, ठीक है, सतही लहरें हो, कुछ भी हो, वो बाहर के जो मौजूद पदार्थ हैं उनका अपरदन जरूर करेंगी, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए यहाँ पर इसी में बताया गया है, ठीक है, हटा देती हैं, जिसका अर्थ है निरावृत करना, निरावृत यानी स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। अब आसान शब्दों में भी ये बात कही गई है, जिसका अर्थ है निरावृत करना या फिर आवरण हटाना, ठीक है। अब देखिए बहिर्जनिक प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, बताया गया है। अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये सब आपकी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो कि ये आपकी धरातल को अनावृत करने का काम करती हैं, अनाच्छादन का काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये दो तत्व और हैं इसमें जो आपके बरसड़ को या फिर आपकी जलवायु की क्रियाएं होती हैं इनको नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से दो तत्व हैं वो बताया गया है। देखिए तापक्रम और वर्षण, यानी तापक्रम और वर्षा दो महत्वपूर्ण जलवायु भी तत्व होते हैं। ये विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी विभिन्न बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले ये दो प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर और आपका, ठीक है, वर्षण यानी वर्षा। ये तापमान और वर्षा आपके विभिन्न जलवायु, जो दो प्रमुख जलवायु तत्व हैं जो आपके विभिन्न बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, वो आप यहाँ पर नोट कर लेना आप 5वें पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है इसके अलावा जो आपके बाहरी धरातल पर, बाहरी सतह पर जो वनस्पतियों का वितरण है वो भी कहीं ना कहीं आवरण और अनावरण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ये सब जो क्रियाकलाप आप देख पा रहे होंगे वो नहीं हो पाते हैं। यानी वनों की वजह से क्या होता है, वनों की पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो भूस्खलन वगैरह ये सब क्रियाकलाप नहीं होने देती हैं। इन सबको मिट्टी वगैरह वो पकड़े रखती हैं, बांधे रखती हैं। और जहाँ पर वन वगैरह नहीं है वहाँ पर कटाव ज़्यादा होता है, मिट्टी का क्षरण बहुत ज़्यादा होता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप 5वें का सब पॉइंट आप लिख लेना कि वनस्पति का घनत्व, प्रकार और वितरण जो प्रमुखतः वर्षा के तापक्रम पर निर्भर करते हैं, ठीक है, ये बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इनसे वायु का वेग वगैरह हो, वर्षा की मात्रा हो, ठीक है, ये सब चीजें भी इसमें आ जाती हैं बहिर्जनिक कारकों में। यानी कि यहाँ पर ऊंचाई भी आ जाती है, दक्षिणमुखी ढाल यानी पहाड़ का उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी, जैसे आपको पता होगा हिमालय के उत्तरमुखी ढाल पर अच्छी खासी वर्षा होती है, दक्षिणमुखी ढाल जो इसका है वो सूखा रह जाता है, ठीक है। तो इनसे भी जो अपरदन वगैरह जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि धरातल का अनाच्छादन वाली प्रक्रियाएं होती हैं, प्रभावित होती हैं। भाई वर्षा का चलना, वायु का वेग वगैरह ये सब क्रियाएं, ठीक है, प्रभावित करती है। तापक्रम, ठीक है, ये सब क्रियाएं जो है, ये सब क्रियाएं जो बाहरी आवरण पर जो प्रभाव डालती हैं, यानी भूपर्वती का बाहरी आवरण जो नष्ट होता है, बाहरी आवरण का क्षरण होता है, उस पर इन सब प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। वो बात यहाँ पर बताई गई है, लिखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कही गई है 6वें पॉइंट में कि मान लीजिए यदि जो जलवायु कारक समान भी हों तो जो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं इनके कार्यों की गहनता और सेलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं जलवायु कारक जो भी हो, तापक्रम हो, वर्षा हो, अगर ये मात्रा, इनकी मात्रा पूरे समूचे विश्व में समान है तो फिर जो अपरदन है या फिर जो अनाच्छादन है या फिर आवरण का हटना है ये किस पर निर्भर करेगा? ये सेलों की गहनता पर निर्भर करेगा। यानी मान लीजिए कोई सेल, कोई धरातल की कोई पर्वती जो है बहुत मोटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चट्टानों की बनी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा मुलायम चट्टानों की बनी हुई है, तो मुलायम वाली क्या होगी, बहुत ज़्यादा वर्षा की वजह से बहुत जल्दी बह जाएगी। स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी तो बहुत लंबे समय में उसका अपरदन हो पाएगा। तो वो बात यहाँ पर कही गई है कि जलवायु कारक अगर समान हो तो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के जो कार्यों की गहनता है या सेलों के प्रकार और संरचना पर ये निर्भर करती है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया है कि अनाच्छादन प्रक्रियाएं हैं और इन प्रक्रियाओं में ये प्रक्रिया है जैसे अपक्षय की प्रक्रिया है, बृहद संचलन की प्रक्रिया है और अपरदनी प्रक्रिया है। इसमें कौन कौन से बल जो कार्यरत हैं उनके बारे में जिक्र कहा गया है कि यहाँ पर कौन कौन से बल जो हैं जो अनाच्छादन प्रक्रियाओं के तहत, यानी अनाच्छादन में अपक्षय भी आ जाता है, अनाच्छादन में बृहद संचलन भी आ जाता है और अनाच्छादन में अपरदन भी आ जाता है या परिवहन भी आ जाता है, ठीक है। तो इनके लिए कौन कौन से प्रेरक बल या ऊर्जा उत्तरदायी होते हैं इन क्रियाओं के लिए, ठीक है। यानी ये तो अनाच्छादित प्रक्रियाओं के तहत ये तीन चीजें आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो बहिर्जनित बलों के उपरांत लगने वाली प्रक्रियाओं के उपरांत जो धरातल का आवरण हटता है उसको हटाने वाले ये 3 बल प्रमुख हैं, यानी 3 प्रक्रियाएं प्रमुख हैं। अपक्षय प्रमुख है, अपरदन या परिवहन प्रमुख है और बृहद संचलन प्रमुख है। लेकिन इन प्रक्रियाओं को होने के लिए भी कोई बल तो लगेगा जिसके जरिए प्रक्रियाएं होंगी। तो बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल और आणविक दाब रासायनिक क्रिया या अपक्षय के लिए उत्तरदायी होती हैं। बृहद संचलन के लिए केवल गुरुत्वाकर्षण बल जो उत्तरदायी होता है। अपरदन के लिए केवल गतिज ऊर्जा होनी चाहिए तब अपरदन होता है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम यहाँ पर बना लेना
यानी अनाच्छादित प्रक्रियाएं, उनके जो है प्रेरक बल। अब देखिए यहाँ पर हम अपने पार्ट 1 को समाप्त कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम जो अनाच्छादित प्रक्रियाओं जो हैं आपकी, इनके प्रेरक बल हैं और यहाँ पर अनाच्छादित प्रक्रियाएं जो बाह्यजनिक बलों के उपरांत लगती हैं, उनको अब अगले वाले जो पार्ट में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम मृदा निर्माण की प्रक्रिया को भी अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए मैं इससे 2 भागों में विभक्त इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, काफ़ी लोगों की समस्या रहती है, सब लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है तो हमें नोट डाउन करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी हो सकता है ये अगले दिन तक मिल जाए, मॉर्निंग में या शाम तक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखिए ज्वाइन करने के लिए मैं आग्रह आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे एक टीम क्रिएट करनी है और टीम क्रिएट करने के लिए आपका योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीम में क्रिएट इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं अकेले बहुत सारा कंटेंट जो है कवर नहीं कर पा सकता। जब तक हमारी प्रॉपर टीम नहीं होगी हम यूपीएससी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हो पाएंगे। यानी बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है मुझे टाइम नहीं मिल पाता है उसको फोकस करने के लिए, तो हमें पूरी टीम की आवश्यकता है। तो टीम बनाने के लिए भाई आपका सहयोग जब मिलेगा तभी मैं वो जो है अपना विजन है, यानी आप लोगों के लिए बेहतर शिक्षा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एजुकेशन जो है तभी मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। यानी आप लोग अपना योगदान दीजिए, जितना भी आप हो सके आप योगदान दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे। देखिए मैं चार्जेस में आपसे फिर से बोल रहा हूँ, मैं फीस के लिए किसी से नहीं बोलता हूँ, बस आपसे बोलता हूँ आप सहयोग कीजिए। मेरा ना मैं कभी फीस मैंने मांगी है, ना ही मैं फ्यूचर में कभी मांगूंगा। यानी लेकिन सहयोग करेंगे तो बेटर यही होगा, आपकी भी पढ़ाई का माध्यम जो है वो बेटर बन पाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा टीम मेंबर्स को यहाँ इकट्ठा कर पाएंगे ताकि वो सब लोग आपकी पढ़ाई में विशेष योगदान दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।